नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में आपका आज पुनः स्वागत है। कल हम वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ेंगे। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ कारक होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यदि हम कारकों की बात करें वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले, तो ये कारक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बाह्य कारक, बाह्य कारक, और दूसरे होते हैं आपके आंतरिक कारक। बाह्य कारक और आंतरिक कारक, ये वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले होते हैं। अब आंतरिक कारक में भी अलग अलग कारक हैं, बाह्य कारक में भी अलग अलग कारक होते हैं, आंतरिक और बाह्य कारक। सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य कारकों की, जिसमें फर्स्ट आता है आपके प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट, कि भाई जो प्रकाश है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को। तो देखिए, प्रकाश है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से प्रकाश है वो प्रत्यक्ष यानी सीधे तौर से, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से। कैसे? यदि हम प्रत्यक्ष रूप से हम बात करें तो हमने मान शर्करा परिकल्पना पढ़ी है, स्टीवार्ड की परिकल्पना पढ़ी है, पोटेशियम सक्रिय आयन स्थानांतरण परिकल्पना हमने देखी है। तो आपने देखा होगा दिन के समय यानी प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश है, वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर क्या है, रंध्र खुलेंगे तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होगी। तो यहां पर देखिए आप, जो प्रकाश है वो प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करता है। तो दिन के समय किसकी, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। चूंकि दिन में प्रकाश होता है तो हमने वो मान शर्करा परिकल्पना देखी थी। उसके अंदर क्या हो रहा था कि जो स्टार्च, जो मांड है वो किसमें बदल रही थी, वो फास्फोराइलेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज 1 फास्फेट में क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो द्वार कोशिका है, उनमें द्वार कोशिकाएं वो स्फीत होने लग जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। तो ये सब हो क्यों रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र है वो खुलते हैं, और जब रंध्र खुलेंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी हो जाएगी। तो ये तो है प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश है वो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित कर रहा है। यदि हम अप्रत्यक्ष रूप से बात करें, अप्रत्यक्ष रूप की बात करें कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कैसे प्रभावित करता है। तो देखिए, दिन के समय क्या होगा, दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में तापमान बढ़ने पर
तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ जाता है, वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ जाता है। तो दिन के समय क्या हो रहा है कि प्रकाश है, उसकी उपस्थिति में तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रकाश ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे दिन का तापमान है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और हमें पता है कि जब तापमान अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को, कौन, प्रकाश। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करता है प्रकाश। दूसरा कारक आता है आपके वायु। वायु वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कैसे प्रभावित करता है? देखो कि जब तेज हवा चलती है, जब तेज हवा चलती है तो जो पौधों के आसपास की जो नम वायु है, पौधों के आसपास की नम वायु क्या होती है, हट जाती है। पौधों के आसपास की जो नम वायु है वो हट जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तेज हवा चलती है तो उसमें, उस हवा के अंदर क्या होता है, शुष्कता ज़्यादा होती है, ड्राइनेस ज़्यादा होता है। शुष्कता ज़्यादा होने के कारण ठंडी हवा है, जो प्लांट्स, जैसे मान लीजिए ये कोई पौधा है, अब आपको पता है लगातार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है, इसलिए पौधे के आसपास की जो वायु होगी वहाँ पर कुछ जलवाष्प की मात्रा होगी। क्यों? क्योंकि पौधा लगातार क्या है, जल को वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर रहा है। तभी तो पेड़ पौधे हमें ठंडी और शीतल वायु हवा देते हैं, हवा प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लगातार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कर रहे हैं, यानी जल बाहर निकल रहा है, जल बाहर निकाल रहा है। तो अब यहाँ का आसपास का जो वातावरण है वो अभी कैसा है, नम है, ठीक है। लेकिन जैसे ही तेज हवा का झोंका आता है, तेज हवा चलती है, तो दूर से शुष्क वायु आती है। शुष्क वायु यानी जिसके अंदर कोई नमी नहीं रहती, शुष्क वायु जिसके अंदर नमी नहीं होती है। अब ये शुष्क वायु यहां से आकर इस वायु से टकराएगी। किससे? ये नम वायु है, ये पौधे के आसपास कैसी है, नम वायु, और वहां बाहर से, दूर से आने वाली ये क्या है, शुष्क वायु है, जिसके अंदर नमी नहीं है। तो अब जब ये शुष्क वायु है यहाँ पर आएगी तो इस नम वायु को क्या करेगी, वो हटा देगी। ये शुष्क वायु इसको रिप्लेस कर देगी, इसको बाहर भेज देगी। तो जब शुष्क वायु यहाँ पर आ जाती है तो फिर क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब शुष्क वायु आने के कारण यहाँ का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन है वो भी बढ़ जाता है। तीसरा बिंदु है मिट्टी में प्राप्य जल, यानी जो मिट्टी में जल उपलब्ध है उसकी मात्रा के आधार पर भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो प्रभावित होता है। देखिए कि जब मृदा में उपलब्ध, या आप कह सकते हो प्राप्य, उपलब्ध का तो मतलब होगा, तो उपलब्ध तो होता ही है, जमीन के अंदर पानी होता है, लेकिन जो पौधों को जो प्राप्य जल मिलेगा वही वाष्पोत्सर्जन में काम आएगा, अवशोषण में काम आएगा। तो जब मृदा में, आप उसके उपलब्ध की जगह प्राप्य लिख सकते हो। मैं प्राप्य जल की
मात्रा अधिक होती है, मात्रा अधिक होती है तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा, तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा। जितना अधिक जल प्लांट से वो अवशोषित करेगा उतना ही क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा। तो जितना जल यदि कहीं पर पौधा लगा हुआ है और उसको जो प्राप्य जल है, जो जल उसको अवशोषित जड़ों के द्वारा जो उसको मिल रहा है ना, यदि वहां पर पानी की अधिक मात्रा है जिस मृदा के अंदर, तो क्या होगा, उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि जो जीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, मरुद्भिद पादप होते हैं, वो रेगिस्तान में होते हैं। और रेगिस्तान में क्या होता है कि वहां पर पानी की कमी रहती है। पानी की कमी रहने के कारण उन पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो भी क्या होती है, कम होती है। तो जितना ज़्यादा जल मृदा से पादप को उपलब्ध होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी उतनी अधिक होगी। यदि पौधे को अधिक जल उपलब्ध हो रहा है तो अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा, और यदि पौधे को कम जल उपलब्ध हो रहा है अवशोषित होने के लिए, तो वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो भी क्या होगी, कम होगी। चौथा बिंदु है तापमान। अभी हमने प्रकाश वाले में बात की थी कि भाई तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तापमान कम होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी कम हो जाती है। तभी तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों के अंदर पौधों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की अधिकांश हानि होती है, ज़्यादा हानि होती है। क्यों? क्योंकि उस समय तापमान अधिक होता है। तो तापमान बढ़ने से वायुमंडल में तापमान बढ़ने से वायुमंडल में क्या होता है, आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। सॉरी, आपेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कब? तापमान बढ़ने से आर्द्रता क्या हो जाएगी, कम होगा। टेम्परेचर हाई होगा और आर्द्रता कम हो जाती है। जब आर्द्रता कम होगी यानी क्या होगा, अब वातावरण में क्या आ गई, शुष्कता आ गई, और जब शुष्कता होगी तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो तापमान बढ़ने पर सीधा सीधा क्या है, तो तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ जाता है। जितना अधिक तापमान बढ़ेगा वाष्पोत्सर्जन भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है ना। तो ये तो आपके बाह्य कारक हैं, मिट्टी में प्राप्त जल, तापमान, ठीक है, वायु, प्रकाश, ये क्या है, बाह्य कारक है। अब कुछ आंतरिक कारक भी होते हैं जो कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं आपके आंतरिक कारक। ठीक है, आंतरिक कारक में सबसे पहला बिंदु है आपके ये क्या है, आंतरिक कारक। पत्ती की संरचना, पत्ती की संरचना में क्या भाई, अब आपको पता है रंध्र कहां पर होते हैं, पत्ती पर ही होते हैं, और वाष्पोत्सर्जन किससे होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। अधिकांश जो हमने पढ़ा है वातरंध्रीय, काष्ठीय वाष्पोत्सर्जन और एक रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो रंध्रों द्वारा होने वाला जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है। पढ़ा था हमने 50 से 97% तक
जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का प्रकार होता है। और रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्ती पर। तो पत्ती की संरचना क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए पत्ती की संरचना वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। कैसे करती है? देखो कि जो मरुद्भिद पादप होते हैं, ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, कैक्टस है, नागफनी है आदि मरुद्भिद पादपों की पत्तियों पर क्यूटिकल यानी उपत्वचा, क्यूटिकल या आप कह सकते हो मोम की परत चढ़ी होती है। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो क्यूटिकल है या जो मोम है वो क्या होगी? जल के लिए अपारगम्य होगी। यह परत जल के लिए अपारगम्य होती है। तो एक तो क्या है कि जो ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स हैं उनके ऊपर, उनकी पत्तियों के ऊपर क्यूटिकुलर की क्या होगी? परत चढ़ी रहेगी। ठीक है। और ये जो परत है वो कैसी होती है? वो जल के लिए अपारगम्य होती है, अपने में से पानी को बाहर निकलने नहीं देती। तो अब इससे होता क्या है? अपारगम्य होने के कारण वो क्या करेगी? पत्ती के छिद्रों को बंद कर देगी। और छिद्रों को बंद करेगी तो फिर उन छिद्रों से क्या होगा? जल की हानि वाष्पोत्सर्जन के रूप में कम से कम होगी। ठीक है। और एक चीज और देखो इसके अंदर कि भाई पत्तियों का जो आकार होता है, साइज होती है, आकार वो कैसा होता है? छोटा होता है। पत्तियों का आकार छोटा होता है। आपने लगभग देखा होगा मरुद्भिद पादपों की पत्तियां, उनकी जो पत्तियां हैं वो कैसी होती हैं? काफ़ी छोटी होती हैं। छोटी होने के कारण क्या होता है? जितनी ज़्यादा पत्ती बड़ी होगी रंध्र क्या होंगे? उतने ही अधिक मात्रा में होंगे। संख्या ज़्यादा होगी रंध्रों की। जब रंध्रों की संख्या ज़्यादा होगी तो वाष्पोत्सर्जन की भी मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसलिए जो मरुद्भिद प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां छोटी होती हैं। छोटी पत्ती होगी, रंध्रों की संख्या क्या होगी? कम होगी। रंध्रों की संख्या कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा? कम ही होगा। तो पत्तियों का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। साथ ही साथ पत्तियों पर प्रति वर्ग पाए जाने वाले रंध्रों की संख्या क्या होती है? कम होती है। अभी मैंने बताया था आपको कि पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्रों की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या होगी? कम ही होगी। दूसरा कारक आता है आपका पत्ती का विन्यास, कि भाई पत्ती वो पौधे पर किस प्रकार विन्यासित है, किस प्रकार लगी हुई है। तो ये पत्तियों का जो विन्यास है प्लांट्स पर वो भी बहुत क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। कैसे? देखिए कि जब पत्ती का विन्यास आपतित विकिरण के समकोण पर होता है तो वहां कहां पर? पत्ती पर। तो वहां प्रकाश की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। ठीक है। कब? जब पत्ती का विन्यास
आपतित विकिरण के कैसे हो, समकोण हो, तो वहां पर प्रकाश की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। अब आपको पता है प्रकाश की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा। प्रकाश की मात्रा अधिक होने पर, प्रकाश की मात्रा अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ जाता है, वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ जाता है। लेकिन यदि पत्ती का विन्यास आपतित विकिरण के कैसे हो, समानांतर हो, समानांतर हो, तो प्रकाश की मात्रा कम होती है और वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा, वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, कम होगा। देखो हमने दो चीज पढ़ी है कि पत्ती का विन्यास इस प्रकार हो, यदि पत्ती का विन्यास इस प्रकार या पत्ती इस प्रकार व्यवस्थित हो प्लांट्स पर कि जो आपतित विकिरण है, मान लो ये प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, यहां से ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यानी ये क्या हो गई आपके आपतित विकिरण हो गया, पड़ने वाला प्रकाश हो गया, ये आपतित विकिरण है। ये सूर्य है, ये आपतित विकिरण है, ठीक। अब यदि मान लो पत्ती इस प्रकार लगी हुई है, इस प्रकार देखो, ठीक है ना, पत्ती लग रही है ऐसे, इस प्रकार लगी हुई है कि 90 डिग्री बना रहे हैं दोनों आपस में, ठीक है ना। ये आपतित विकिरण है, ये प्रकाश आ रहा है यहां से, और इसके इधर ये क्या लगी हुई है, पत्ती लगी हुई है। तो देखो यहां से हम देखें तो ये देखो 90 डिग्री का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो जब पत्ती इस प्रकार व्यवस्थित होगी, पत्ती इस प्रकार विन्यासित होगी, ठीक है, तो जो प्रकाश है वो अधिकांश जो प्रकाश है वो किस पर गिरेगा, पत्ती पर गिरेगा, ये इस प्रकार है ना। मान लो ये 90, ये पत्ती है, ये प्रकाश आ रहा है, तो अधिकांश प्रकाश क्या करेगा, पत्ती पर ही गिरेगा। क्यों, क्योंकि पत्ती है वो 90 डिग्री एंगल पर विन्यासित है, कौन, पत्ती। तो अधिकांश जब प्रकाश पत्ती पर गिरेगा तो क्या हो जाएगा, वहां का तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यदि पत्ती आपतित विकिरण के कैसे हो, समकोण पर स्थित हो, तो वो अधिकांश प्रकाश को प्राप्त करती है, और प्रकाश को प्राप्त करने के कारण वहां पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये तो हो गई आपतित विकिरण के समकोण के प्रति। अब यदि दूसरी चीज और लिखी हुई यहां पर, लेकिन यदि पत्ती का विन्यास आपतित विकिरण के क्या हो, समानांतर हो, समानांतर हो, तो फिर क्या होगा, प्रकाश की अधिकांश मात्रा पत्ती पर नहीं आ पाएगी, और प्रकाश की अधिकांश मात्रा पत्ती पर नहीं आ पाएगी तो क्या होगा, वहां का तापमान ज्यादा नहीं होगा, और ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा। तो वापस हम देखते हैं, ये मान लीजिए आपतित विकिरण है, ये आपतित विकिरण है, ये आ रही है आपतित विकिरण, ठीक है। अब यदि पत्ती है, अभी यहां पर तो देखो समकोण पर है, लेकिन यहां पर ये इस प्रकार लगी हुई है, ये इस प्रकार समानांतर लगी हुई है, तो अब क्या होगा, अधिकांश जो प्रकाश है वो पत्ती को बिना टच किए ही सीधे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्यों, क्योंकि समानांतर है। आपने देखा होगा मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे से आगे जाकर एक दूसरे से क्या होती है, मिलती नहीं है, तो ये भी नहीं मिलेगा ना। क्यों, क्योंकि ये समानांतर है, यहां से ये प्रकाश की किरण है,
ये आ रही है और इसी के समांतर क्या है, ये पत्ती है। तो कुछ मात्रा में हीट इसकी जा सकती है यहाँ पर, लेकिन अधिकांश प्रकाश है वो इस पर नहीं गिर रहा है ना, अधिकांश प्रकाश इससे निकल रहा है इसके पास से, इसलिए यहाँ का तापमान क्या होगा, कम होगा और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार पत्ती का विन्यास है वो भी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। अब आगे आता है आपका वाष्पोत्सर्जन का महत्व। कि भाई वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है पौधों के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, एक आवश्यक बुराई है, नेसेसरी एविल है। ये वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, यानी ये जरूरी भी है वाष्पोत्सर्जन होना, और ये नुकसान भी करता है पौधों की दृष्टि से देखा जाए तो पौधों के लिए नुकसानदायक भी है, लेकिन होना भी जरूरी है। तो इसलिए इसको कहा गया है वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक बुराई है। अब इसका महत्व यदि हम देखें तो क्या होता है, आपने देखा पहले हमने पढ़ा है रसारोहण के अंदर कि भाई जो ऊंचे पौधे होते हैं उनके अंदर जो पानी पहुंचता है पौधे के विभिन्न अंगों तक, वो किसके द्वारा, वाष्पोत्कर्षण बल के द्वारा वो क्या होता है, या अपकर्ष के द्वारा वो अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचता है। तो पौधों में पहला महत्व तो ये हो गया, पौधों में रसारोहण वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष के कारण होता है, अपकर्ष के कारण कि भाई वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, जिसके कारण पत्तियों में क्या होता है, एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है। उस खिंचाव बल के कारण एक जल स्तंभ बनता है जाइलम वाहिकाओं में, और वो जल स्तंभ है उसमें संसंजक बल के कारण वो जल के अणु हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, बीच में टूटते नहीं हैं, और पौधा जो जल है वो ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर जाता है, जैसे हम रसारोहण कहते हैं। तो रसारोहण हो क्यों रहा है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, पत्ती के द्वारा वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। वाष्पोत्सर्जन हो रहा है इसलिए क्या बन रहा है, अपकर्ष हो रहा है। अपकर्ष यानी वो खिंचाव उत्पन्न कर रही है, जिसके कारण वो जल है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। दूसरा है, पौधों में जल व खनिज लवणों का अवशोषण व स्थानांतरण, अवशोषण व स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। तीसरा है, वाष्पोत्सर्जन पत्ती को क्या है, नम बनाए रखती है, तभी तो प्लांट्स हमें ठंडी हवा देते हैं। और चौथा है कि वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, जो अनावश्यक जल होता है, जिस जल को जितना जल अवशोषित किया गया है पौधे के द्वारा मृदा से, सारा का सारा जल वो अपने उपापचय क्रिया में काम में थोड़ी लेता है। तो जो अतिरिक्त जल की मात्रा होती है उसको बाहर निकालना पड़ता है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। उस अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर कैसे निकाला जाता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा, है ना। तो जो अतिरिक्त जल की मात्रा आ जाती है, जितना जल उसको अवशोषित करना है पौधे को, उससे ज़्यादा वो करता है। कुछ तो उसके उपापचय क्रियाओं में, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में काम में आ जाता है, लेकिन
अधिकांश जो जल है वो वाष्पित हो जाता है वापस, उसको वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकालना पड़ता है। तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल के अतिरिक्त प्लांट के अतिरिक्त जल की मात्रा का निष्कासन किया जाता है। ये वाष्पोत्सर्जन का महत्व है ना। फिर से देख लो, वाष्पोत्सर्जन क्या है? एक आवश्यक बुराई है। रसारोहण वाला हमने पढ़ा था। रसारोहण किसके कारण होता है? वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष के कारण होता है रसारोहण की क्रिया। जल व खनिज लवणों का अवशोषण व स्थानांतरण वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन पत्ती को नम बनाए रखती है। लगातार जल है वो वाष्पित होता रहता है, इसलिए पत्तियां वो कैसे होती है? नम होती रहती है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही प्लांट के अतिरिक्त जल की मात्रा का क्या होता है? निष्कासन किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। अगला बिंदु आता है आपका बिंदु स्राव। बिंदु स्राव देखो क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन में हमने देखा है, वाष्पोत्सर्जन में तो हमने क्या देखा है कि जो जल है वो किस रूप में बाहर निकल रहा है? वाष्प के रूप में। इन जो छोटे छोटे स्ट्रोमेटा होते हैं, छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उनसे जल की हानि हो रही है। किसके रूप में? वाटर वेपर के रूप में, जल वाष्प के रूप में। ठीक है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि सुबह सुबह हम जब कहीं घूमने जाते हैं पार्क में, बरसात के दिनों में अधिकांश, तो क्या होता है कि जब हम धूप पर घूम रहे होते हैं तो जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे पूरे पैर गीले हो जाते हैं, या हम किसी पौधे को हाथ लगाते हैं तो फिर हमारे हाथ गीले हो जाते हैं, पानी की बूंदें गिरना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि पौधे अतिरिक्त जल का निष्कासन जब वाष्प के रूप में ना करके, वाष्प तो आपको दिखेगी नहीं, लिक्विड तो दिखेगा ना, इसलिए हमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को आप देख नहीं सकते। लेकिन जब कभी कभी पौधा अपने अतिरिक्त जल की मात्रा को वाष्प के रूप में निष्कासित ना करके सीधे ही जल की बूंदों के रूप में निकाल दे, है ना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बिंदु स्राव कहते हैं। आपने बहुत से चित्र भी देखे होंगे, फोटोएं देखी होंगी कि भाई पत्ती होती है और उस पत्ती के किनारे पर एक इस प्रकार की संरचना होती है, वहाँ पर आपको मोती के समान, बड़ी सुंदर मोती के समान जल की बूंदें आपको दिखाई देंगी। तो ये जो जल की बूंद आई है ना, जल की बूंद आई है, वो क्या है? वो कौन सी क्रिया के अंतर्गत आई है? इस पत्ती के अंतिम छोर पर वो आई है आपके बिंदु स्राव पर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जब पौधे जल को वाष्प के रूप में निष्कासित ना करके किसके रूप में करें? सीधे ही जल बूंदों के रूप में, बूंदों के रूप में निष्कासित कर दें तो उसे क्या कहते हैं? बिंदु स्राव कहते हैं। बिंदु स्राव कहते हैं। ठीक है। जल का वाष्प के रूप में ना निकलकर सीधे ही लिक्विड के रूप में, जल के रूप में निकल जाना क्या कहलाता है? बिंदु स्राव। जैसे आपने बहुत सी घास देखी होंगी, ठीक है, आलू के प्लांट में अरवी और ब्रायोफिलम, इनमें क्या होता है? इनकी पत्ती के अंतिम छोर पर आप सुबह सुबह देखोगे
है ना, तो वहां पर जल की बूंद आपको दिखाई देगी। वो जल की बूंद किसका रूप है? बिंदु स्राव का रूप है। जो अतिरिक्त जल है वो वाष्प के रूप में वाष्पित ना होकर जल के रूप में बाहर निकल जाता है। अच्छा, अब आगे क्या है कि ये जो पत्तियां होती हैं, इस प्रकार की पत्तियां, आलू अरबी जिनमें बिंदु स्राव होता है, उनमें क्या होता है, इस प्रकार की पत्तियों के अंतिम छोर पर, बिल्कुल लास्ट में यहां पर अंतिम छोर पर क्या पाए जाते हैं? जल रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है? जल रंध्र पाए जाते हैं। और जल रंध्रों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जल छिद्र कहते हैं। जल छिद्र कहते हैं। और यहां से ही क्या होता है? यहां से ही ये जो आपका अतिरिक्त जल है वो बाहर निकलता है। जल छिद्रों पर ही वो जल छिद्र है, वहां से ही वो क्या होगा? अतिरिक्त जल है वो बाहर निकलता है। तो ये बिंदु स्राव होता क्यों है? बिंदु स्राव क्यों होता है? तो बिंदु स्राव का कारण क्या है कि जब अधिक अवशोषण व कम वाष्पोत्सर्जन होता है तो क्या होता है? बिंदु स्राव होता है। यानी कंडीशन क्या होनी चाहिए बिंदु स्राव के लिए कि अवशोषण तो क्या हो रहा है? जल का अधिक हो रहा है। तो जितना अवशोषण हो रहा है उसके अनुपात में जल की हानि नहीं हो रही, वाष्पोत्सर्जन उस अनुसार नहीं हो रहा। तो अधिक अवशोषण और कम वाष्पोत्सर्जन की कंडीशन जब होती है तब क्या होता है? बिंदु स्राव होता है। क्यों? क्योंकि अधिक अवशोषण होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लांट के पास में ज्यादा पानी आ गया, उसने ज्यादा जल अवशोषित कर लिया है। लेकिन वाष्पोत्सर्जन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, यानी जल की हानि क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जल अधिक है, हानि कम हो रही है, तो उसको अपनी जितना जल है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो अब वो वाष्प के रूप में निकालेगा प्लांट, तो उसको टाइम लगेगा, समय लगेगा, हैं, क्योंकि पहले से उसके पास में बहुत ज्यादा जल स्टोर है। तो अब वो क्या करेगा? उस अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में ना निकालकर सीधे ही उसके लिक्विड रूप में ही बाहर निकाल देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बिंदु स्राव कहते हैं। तो बिंदु स्राव होने का कारण क्या है? अधिक अवशोषण और कम वाष्पोत्सर्जन होना। अधिक अवशोषण और कम वाष्पोत्सर्जन होने के कारण ही जो बिंदु स्राव है वो संपन्न होता है। अच्छा, जो बिंदु स्राव का जो जल होता है, बिंदु स्राव का जल वो एकदम शुद्ध नहीं होता। शुद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता शुद्ध? क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? लवण होते हैं, लवण घुलावा होता है, लवण होते हैं, प्लस ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पदार्थ होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। तो लवण होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसलिए ये जो जल है, कौन सा जल? आपका बिंदु स्राव से प्राप्त जो जल है वो क्या नहीं होता? शुद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस पानी के अंदर लवण भी घुले हुए होते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। अंतिम बिंदु है आपका रस स्राव। रस स्राव आपने देखा होगा, कभी कभी पौधे के तने में, कहीं टहनी में हम कट लगाते हैं तो वहां से क्या निकलता है? कुछ जो रस है, कोशिका रस जैसे कुछ पदार्थ हैं, वो क्या होते हैं? लेटेक्स जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है? बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो जब इस प्रकार किसी पौधे के कटे हुए भाग से जब रस बाहर निकलता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? रस स्राव कहते हैं। अब
पौधे की जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं, जाइलम वाहिकाएं, उसमें क्या होता है, रस भरा हुआ होता है। जाइलम वाहिकाओं में रस भरा हुआ होता है और ये रस क्या है, मूल दाब के कारण। किसके कारण, मूल दाब के कारण क्या रहता है, तनाव में रहता है, तनाव में रहता है। जाइलम वाहिकाओं में जो रस भरा हुआ होता है वो मूल दाब के कारण कैसा होता है, तनाव में रहता है, उस पर हरदम प्रेशर लगा हुआ होता है। जैसे ही जाइलम वाहिकाएं फटती हैं, जैसे ही जाइलम वाहिकाएं फटती हैं तो इस मूल दाब के कारण ये रस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जाइलम वाहिकाओं में क्या है, रस है, ये क्या है, तनाव में रहता है। तनाव में यानी उस पर हमेशा प्रेशर लगा हुआ होता है। किस कारण, मूल दाब के कारण, रूट प्रेशर के कारण उस पर प्रेशर लगा हुआ है। अब जैसे ही यहां पर कोई कट लगेगा, मान लो कट लग जाएगा इनमें, तो ये जो रस है वो मूल दाब के कारण क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आपने रबर के प्लांट में देखा होगा, जो लेटेक्स, रबर का जो लेटेक्स बाहर निकलता है, लेटेक्स बाहर निकलता है, वो लेटेक्स से इस रस स्राव का क्या होता है, उदाहरण होता है, ठीक है ना, जिसके कारण वो बाहर स्रावित होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के लिए कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।